हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और आज के जितने भी सारे मैथ के सवाल है वो मतलब कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लगभग 10 सवाल है। 10 सवाल जो है आपको कहीं ना कहीं जब तक माइंड नहीं लगाइएगा तब तक वो बनने वाले नहीं हैं। आसान प्रश्न वो नहीं है। पहला प्रश्न आपका ट्रिग्नोमेट्री का है और वीडियो को अगर आप देखते हैं तो पहले आप वीडियो को रोक करके अपने से ट्राई करिए, क्योंकि प्रश्न आज बहुत ही लंबे लंबे हैं। बारीकी ढंग से उसको पढ़नी है और समझनी है कि लाइन बाई लाइन कहना क्या चाह रहा हूँ। पहला प्रश्न में 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो कुछ आसान आपको लगेंगे। 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। बटे में लिखा हुआ है कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए के, और यहाँ पर गुना लिखा हुआ है साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए लिखा हुआ। देखिए ऐसे प्रश्नों में अगर आप कलम नहीं भी लगाइएगा तो बन जाएंगे, बस सोचना है, फॉर्मूले लगाना। अगर आप बताइए इसी में हम छेड़छाड़ करें कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, क्योंकि बार बार लिखेंगे बहुत ही लंबा चला जाएगा, बोर्ड भर जाएंगे फिर वो। तो इसको हटा करके बताइए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा, क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हटा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए, और उसके बाद में लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। बस जहाँ जहाँ आपको फार्मूला दिखाई दे रहे हैं फार्मूले लगाइए, बस अपने आप कट पिट जाएंगे। नीचे देखिए यहाँ पर फार्मूला आपको दिखाई देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का, इसको भी हटा के ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगा देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी फॉर्मूले आपको एग्जाम में याद नहीं आते हैं तो फिर समस्या हो जाते हैं, तो इसमें हम हटा करके यहाँ पर लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी का ए प्लस बी, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी हो गया, इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए माइनस ए बी साइन ए इंटू कॉस ए, और उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए होंगे। अब बस जो कटेगा उसको आप काटते चले जाइए। कौन सा कट रहा है? पहले ये साइन ए प्लस कॉसे से साइन ए प्लस कॉसे कट जाएगा, क्योंकि सब ऊपर में गुना है, नीचे सब गुना है। यहाँ पर देखिएगा इसका जो मान होंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होंगे? 1 होंगे। और जब 1 लिखेंगे तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ बचेगा, और देखिए 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ भी मौजूद है, मतलब ये भी मान पूरा पूरी कहाँ जाएंगे? ये भी कट जाएंगे। अब आपको बचा क्या? ऊपर में बचा साइन ए और माइनस क्या बचा? कॉस ए। नीचे क्या बचेगा? तो नीचे बचेगा कॉस ए। क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए। अब इतना नहीं लिखते एग्जाम में, इसी को क्या करते हैं हम माइंड में एलसीएम लिख करके लिखते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम होता, और जब साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम होगा तो पहले साइन ए आएगा, बाद में क्या आएगा? कॉस ए, तो फिर बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा। तो आप इसको हटा के हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हटा के क्या लिखते हैं? साइन ए और माइनस कॉस ए, और बटा क्या लिखते हैं? साइन ए इंटू कॉस ए लिखते हैं। इससे देखिए ये क्या होते हैं, ए वाले मान इससे कट जाते हैं। अभी वाला कटता तो कॉस ए से कॉस ए भी कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी गुना है। तो आपको सिर्फ क्या बचेगा? ऊपर में 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा? 1 बटा साइन ए बचेगा। और ये 1 बटा साइन ए कहाँ चल जाएगा? ऊपर में, यानी इसका फाइनल जो आंसर होंगे वो कितना होंगे? साइन ए होंगे, यही आपका आंसर होंगे। तो आप अगर सिर्फ कंप्यूटर अगर बेस्ड एग्जाम होंगे, अगर उस पर ध्यान भी देते रहते, सिर्फ फार्मूले लगाते जाते, तो आपको कलम नहीं लगाते, डायरेक्ट टिक कर देते। लेकिन उसके लिए आपको फार्मूले आनी चाहिए। अगला प्रश्न बहुत ही लंबा है, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, जरा समझिएगा कि कहना क्या चाहता, किस तरह से घूमा है प्रश्न में कुछ नहीं, लेकिन इतना लंबा कर दिया गया है कि आप प्रश्न को देख करके ही छोड़ दीजिएगा। कह रहा है एक छात्र साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस स्टेशन पहुंचता है। मतलब एक छात्र साइकिल पर, अब पहले कहां से निकला है वो पता नहीं हमें, कि मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी निकला होगा, शुरू बिंदु यहां से मान लेते हैं कि कहीं से निकला है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस स्टेशन पहुंचता, मतलब यहाँ से पहले निकलने के बाद में वो कहाँ गया? बस स्टेशन गया। यहाँ पर लिख देते हैं बस स्टेशन। कौन सा? ए बस स्टेशन। जैसे जैसे कह रहा बस आपको उसको करते चलना है। यहाँ से कहाँ गया? बस स्टेशन। और इसकी चाल जो है वो कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है।
उसके बाद में कहता है बी बिंदु तक बस से यात्रा करता है। फिर मतलब बस स्टेशन से कहाँ जाता है, तो बस स्टेशन से फिर जाता है बी बिंदु तक। कहाँ तक, बी बिंदु तक। और इस बी बिंदु तक जाता है जिसकी गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे आपको करते चलिए। उसके बाद में बी से रिक्शा स्टैंड तक उसे बाइक से लिफ्ट मिलती है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। इसके बाद में कहता है कि हम बी बिंदु से अब उधर नहीं ले जा सकते, उधर आपको प्रश्न भी रहेंगे तो नीचे कर देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ से आप उधर भी कर सकते थे लेकिन उधर प्रश्न में आपको झक जाएंगे तो नीचे कर देते हैं। मतलब बी बिंदु से यहाँ से चलना शुरू किया, बी से रिक्शा स्टैंड तक उसे बाइक से लिफ्ट मिलती है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और रिक्शा स्टैंड पहुँचता। मतलब यहाँ से आने पर में वो रिक्शा स्टैंड चला गया। कहाँ, रिक्शा स्टैंड। मतलब प्रश्न को सिर्फ रीजनिंग की तरफ घुमाया है और इसका जो स्पीड कहा गया वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा कहा गया। अब यहाँ से कहाँ जाता वो सुनिए। यहाँ से कहता है कि रिक्शा स्टैंड से परीक्षा केंद्र तक वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से यात्रा करता। मतलब अब यहाँ से कहता है कि हम परीक्षा केंद्र जाएंगे और ये परीक्षा केंद्र में कहता है कि जिसका स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये परीक्षा केंद्र पहुँच गया। उसके बाद वाले लाइन में क्या लिखा हुआ, अभी और 3-4 लाइन है। यात्रा करता, यदि घर से बस स्टेशन और बस स्टेशन से बी। अब देखिए ये लाइन हमें पता चल गया कि घर से बस स्टेशन मतलब जहाँ से पहले स्टार्टिंग किया था वो घर से स्टार्शन किया था, घर से बस स्टेशन, उसके बाद में बस स्टेशन से बी, उसके बाद में बी से रिक्शा स्टैंड और उसके बाद में लिखा हुआ रिक्शा स्टैंड से परीक्षा केंद्र की दूरियां बराबर है। मतलब सभी दूरी बराबर है। यहाँ से ये दूरी, फिर ये दूरी, फिर ये दूरी, सभी दूरी आपस में क्या कर रहा, बराबर है। और लास्ट में आपसे पूछा गया कि बताइए छात्रों की औसत चाल ज्ञात कीजिए, जब भी आवश्यक लगे तो अनुमानित मान का उपयोग कीजिए। मतलब कहा जा रहा है कि अगर आपसे आंसर पूरी नहीं आ रहा तो अनुमानित मान बताइए कि पॉइंट में भी आ रहा। बस यही प्रश्न है, कुछ नहीं है। बेचारा घर से निकला बस स्टेशन 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बस स्टेशन से बी बिंदु तक 15 किलोमीटर, उसके बाद में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से रिक्शा स्टैंड, फिर गया परीक्षा केंद्र से 12 किलोमीटर और सभी दूरी बराबर है। यहाँ से जो यहाँ दूरी मान लेते हैं कि जो भी दूरी होगा वही दूरी यहाँ होगा, वही दूरी यहाँ और वही दूरी यहाँ होगा। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, और आपसे पूछा गया है औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। फार्मूला तो यही लगेंगे, लेकिन आप फार्मूला लगाइएगा तो क्या यहाँ पर कुल दूरी दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। अब आप x मानने का प्रयास करिएगा, x भी नहीं मानना है। जितना जितना स्पीड दिया हुआ है उस सबका एलसीएम ले लीजिए, 8 का, 15 का, 20 का, 12 का, वही आपका दूरी हो जाएगा। तो 8, 15, 20 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालें वही दूरी होगा। तो बताइए 8, 15, 20 का 12 का एलसीएम निकालने के तरीके हैं। किसी एगो को आप तोड़ दीजिए, तो मान लीजिए 20 को तोड़ेंगे, 4 5 20 तोड़ देते हैं। अब इससे 12 बनाइए तो 4 तिया 12 बन जाएगा। 15 बनाना तो 5 तिया 15 बन चुका है। 8 बनाना तो इसमें 2 से गुना करेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। 4 5 20 तिया 60 दूना कितना, 120। इसका मतलब ये 120 जो आया, ये टोटल 120 जो आया, यही आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। 120 दूरी हो गया। मतलब यहाँ से दूरी 120। फिर बताइए यहाँ से दूरी कितना हो गया, तो यहाँ से दूरी भी कितना हो जाएगा। तो यहाँ से दूरी जो आपको होगा वो कितना होगा, यहाँ से दूरी आपको कितना होगा, टोटल 120 आया। मतलब यहाँ से यहाँ दूरी 120, फिर यहाँ से यहाँ दूरी 120। इसका मतलब अगर टोटल हम दूरी मिलाएंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 दूरी होगा। मतलब सभी दूरी आपस में बराबर है, तो 12 चौके कितना होंगे, 48। मतलब टोटल दूरी 480 किलोमीटर होगी। अगर कुल समय की बात करें तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से भी। तो यहाँ दूरी गया है 120, तो 15 8 120। मतलब यहाँ का समय कितने घंटा, 15 घंटा। यहाँ का समय 120 दूरी है तो 15 8 20 से मतलब 8 घंटा। यहाँ का समय तो यहाँ भी दूरी 120, तो 20 6 के 20 से 6 घंटा। यहाँ से भी 120, तो 12 10 के 20 से। अब बताइए अगर सबको जोड़ते हैं तो 480 ऊपर रह दीजिए और नीचे कितना होंगे, 15 8 23 और 6 29 और 10 कितना होंगे, 39 होंगे। अब इसको आप भागा दीजिएगा
तो इसमें भागा देने के बाद में 12.30 करके कुछ आएगा ऐसे करके। इसका मतलब आपसे अनुमानित पूछा है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होंगे, चाल होंगे। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। 12.30 करके आएगा। मैंने इसको डिवाइड करके पहले देखा था कि इतना लंबा प्रश्न है, पहले देख लेते हैं शायद आंसर आता है कि नहीं आता है। तो इसमें जब भागा दिए थे तो 12.30 करके आ रहा था। अब भागा दे के चेक करिएगा, वही आंसर। ऐसे भी तो कोई बड़ा सवाल है नहीं, भागा आप दे सकते हैं। आगे बढ़ें तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस रीजनिंग की तरह घुमाया हुआ था। और ऐसे प्रश्न अगर आप सोल्व करते हैं, इसका मतलब है नॉलेज आपकी अच्छी है और माइंड आपको एक्सेप्ट करता है बड़े से बड़े प्रश्न को बनाने के लिए। आगे बढ़ें। आज जितने भी सारे प्रश्न हैं ना, वो सारे प्रश्न उटपटांग हैं, बहुत लंबे लंबे हैं, उसमें दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आसान प्रश्न है, ये बिल्कुल आसान प्रश्न आज नहीं है। 10 प्रश्न में 10 प्रश्न ही मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। आगे करा कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग पिरामिड का आयतन 400 सेंटीमीटर की हुआ। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए, अब यहाँ पर हम पूरा पिरामिड का तो कॉन्सेप्ट बता नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा पिरामिड प्रिज्म का कॉन्सेप्ट बताने में मतलब कि बहुत समय लग जाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ आनी चाहिए पिरामिड के बारे में। कह रहा है कि जो पिरामिड है वो 400 सेंटीमीटर की हुआ। मतलब अगर हम पिरामिड की आयतन की बात करें तो आप याद रखिएगा, पिरामिड आयतन, अगर आयतन की बात करें, आप देखिएगा जो प्रिज्म और पिरामिड होते हैं वो वर्गाकार भी हो सकते हैं, त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं, पंचभुजाकार भी हो सकते हैं। तो यहाँ वर्गाकार का रहा पिरामिड है। तो पिरामिड का आयतन होते हैं 1/3 और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुने क्या होते हैं, ऊंचाई होते हैं, ऊंचाई होते हैं, ये होते हैं इसका आयतन। पहले जो मान दिया उसको लिखिए। पिरामिड का आयतन कितना है, 400 है, 1/3 लिखेंगे। आधार का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो जो पिरामिड है वो वर्गाकार है। कितना है, वर्गाकार, मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है और ये भी कितना, 10 है। अब देखिए, ये जो पिरामिड बनते हैं वो 3D फिगर बनते हैं, तो यहाँ पर बनाना मुश्किल हो जाएंगे। मतलब कि अगर इसका फिगर बनाया जाए तो इस तरह से बन सकते हैं, ऐसे करके बनेंगे। तो थोड़ा सा इसका फिगर जो होता है ना वो मुश्किल बन जाते हैं, इस तरह से करके बनते हैं। आपको क्या करना है ना कि इसको समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तभी समझ में आएंगे, नहीं तो आपको नहीं आएंगे। यहाँ से देखिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल के मतलब वर्गाकार है तो 10 का स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्ग है तो भुजा स्क्वायर, तो 10 10 के 100 हो जाएगा। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई अभी नहीं मालूम है, एच मान लीजिए कि यहाँ से ऊंचाई यहाँ तक एच है, तो कितना एच लिख देते हैं। ये 100 चौके 400 हो जाएंगे और 4 दिया 12, कितना, यानी एच का मान कितना आ जाएगा, 12। ये मेन ऊंचाई आपको कितना हो गया, 12 हो गया। अब बताइए कि ये जो बिंदु है ये मिड पॉइंट में होती है, तो ये पूरा 10 है तो ये कितना होंगे, 5 होंगे। ये 12 है, ये 5 है, तो बताइए अगर हम इसका लैटरल हाइट निकालें तो बताइए लैटरल हाइट कितना होगा, तो लैटरल हाइट इसका 13 होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर आ जाएगा लैटरल हाइट, यहाँ पर आएगा, ये कितना होगा, 13 होगा। और सभी लैटरल हाइट 13 होंगे, इधर भी 13 होंगे, सब कितना होंगे, 13 होंगे। तो 12 5 ये कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि लैटरल हाइट की ज़रूरत है। इसमें आपको क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल होते हैं 1/2, क्योंकि सब में त्रिभुज बनेगा। और कितने त्रिभुज बनेंगे, वर्गाकार है तो 4 त्रिभुज बनेंगे। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या है इसका, 10 है। आधार कितना है, 10 है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितना होगा इसका, 10 नहीं होगा, ऊंचाई इसका 13 होगा। लैटरल हाइट की ऊंचाई यहाँ लगता है, क्षेत्रफल में लगता है लैटरल हाइट और आयतन में लगता है मेन ऊंचाई, ये मेन ऊंचाई लगता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालिएगा पिरामिड में तो ये लैटरल हाइट लगता है, तिरछी हाइट लगता है। इसको हम एल से सूचित करते हैं। ये 2 5 10 कट जाएंगे। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मान आएंगे ना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये जो मान आएंगे ना ये एक त्रिभुज के हों। और ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज बनते हैं, इसमें 4 त्रिभुज बनेगा, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 चौके 20 और 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। ये 260 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल आया वो किसका आया, सिर्फ ऊपर वाले को आया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे ना तो नीचे वाला का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो नीचे तो वर्ग है तो 10 10 के कितना होगा, 100 होगा। और ऊपर वाला निकालें, ऊपर वाला निकालें तो 4 गो त्रिभुज था तो उसका क्षेत्रफल 260 है। अब जोड़ेंगे तो कितना होंगे, 360 होंगे। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर का 3 में है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी, इसका मतलब है आप प्रिज्म और पिरामिड कहीं नहीं पढ़े हैं, क्योंकि पूरी तरीके से हम यहाँ नहीं समझा सकते। एक तो जो प्रिज्म और पिरामिड है, 4 5 टॉपिक ऐसे हैं, प्रिज्म, पिरामिड, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन,
वो बहुत मुश्किल चैप्टर है। जब तक आप कहीं नहीं पढ़े हुए रहिएगा ना अच्छे तरीके से समझ के फिगर से, तो फिर आपसे नहीं बनेंगे, हम कितनों समझा देंगे। तो आगे बढ़े। अब देखिए कोई बच्चे कमेंट करते हैं भी कि सर आप प्रिज्म पिरामिड पढ़ा दीजिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखिए मेरे पास में वैसा कोई बोर्ड है नहीं कि अगर डिजिटल बोर्ड रहते तो मैं एक बार में कम से कम 50 प्रश्न ला करके आपको समझा देते। लेकिन आप बताइए 5 प्रश्न बताने में हमको, 6 प्रश्न बताने में हमको 1 घंटे का 50 मिनट का समय लगते हैं। उस वीडियो को लोड भी करना उतनी सुविधा नहीं है, नेट नहीं है, सब चीज़ का प्रॉब्लम होते हैं, तो अभी नहीं कर सकते। सही, खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते करते सारे चीज़ भी एडजस्ट होंगे। जब मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो सारे चीज़ फिर अवेलेबल होंगे, वो फिर मैं वहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा जब सारी चीज़ रहेंगे। तो आगे बढ़े। आगे है आपका भी बहुत ही अच्छे प्रश्न है और आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही हाइट एंड डिस्टेंस है। अब इसको बना के देखिएगा क्या आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। प्रारंभ में टावर के शीर्ष से 10√3 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़े पुरुष के पैर तक का अवनमन कोण 30 डिग्री है। प्रारंभ में टावर के शीर्ष से, मान लेते हैं कि एक टावर कर लीजिए, कोई एक टावर कर लीजिए, मान लेते हैं कि एक टावर है, ये टावर है और इसकी लंबाई कितना मान लेते हैं, ए और बी कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो बी का टावर का ये पैर है और ये क्या है, शीर्ष है। ये तो आप समझते होंगे ना, नीचे पैर होता है, ऊपर में क्या होता है, शीर्ष होता है। क्योंकि लैंग्वेज में ज़रा देखिएगा, जहाँ पर शीर्ष लिखेगा, पैर लिखेगा, तो ये आपको समझना पड़ेंगे। प्रारंभ में टावर के शीर्ष से 10√3 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़े पुरुष के पैर तक का नमन कोण 30 डिग्री है। अब बताइए शीर्ष से कह रहा, लेकिन व्यक्ति जो खड़ी है जमीन पर, तो जमीन तो नीचे ना होंगे। इसका मतलब मान लेते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर खड़ी है, ये व्यक्ति है, यहाँ पर CD कर देते हैं, CD एक व्यक्ति है और इसका शीर्ष व्यक्ति का ई होगा और पैर ई होगा। लेकिन आपसे कहा गया प्रारंभ में टावर के शीर्ष से 10√3 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़े पुरुष के पैर तक का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मतलब इसका पैर का अवनमन कोण 30 डिग्री का रहा। अवनमन कोण बनता है, ऊपर में बनता है ई अवनमन कोण बनता है, ये क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। मतलब यहाँ पर 30 डिग्री का, तो ये 30 है, तो हम नीचे से भी मिला सकते हैं इसको। मतलब यहाँ भी कितना बनेगा, 30 बनेगा। ये पैर पर 30 डिग्री का होगा, ये अवनमन हो गया तो ये उन्नयन हो गया। क्योंकि ध्यान रखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में हमें अवनमन से प्रश्न नहीं बनाना, उन्नयन से बनाना है। जब अवनमन दिया हुआ रहे तो वही उसका उन्नयन होता है। सिर्फ फिगर में डिफरेंस होता है कि ऊपर में अवनमन और वही चीज़ कहाँ होता है, नीचे में उन्नयन होता है। क्योंकि ए पैरेलल लाइन बराबर है, तिरछी रेखा काटेगा, ये 30 होगा, तो भी कितना होगा, 30 होगा। तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस बनता है मैथ, तो उन्नयन कोण से बनता है, अवनमन कोण से नहीं बनता है। अब आगे कह रहा है कि टावर की ओर कुछ दूरी के चलने के बाद में, ये व्यक्ति है ना, कुछ दूरी चलता है टावर की ओर। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर चलाया, ये व्यक्ति कहाँ पर चलाया, यहाँ पर चलाया कुछ दूरी, तो व्यक्ति तो वही रहेगा, सी और कौन सा, डी रहेगा, व्यक्ति तो नहीं चेंज होगा। चलने के बाद में कहता है कि पुरुष के सिर और पैर से टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब शीर्ष पहले कह रहा तो शीर्ष तो पहले ही होगा, और उसके बाद में यहाँ पर कह रहा तो इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे, 60 होंगे। ये 45 डिग्री का कोण बना रहा और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा, 60 डिग्री का कोण बना रहा। ये 60 डिग्री का, ये कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बना रहा। मतलब शीर्ष पर 45 और पैर पर कितना, 60 डिग्री का कोण बना रहा। तो पुरुष की ऊंचाई पूछा गया, तो पुरुष की ऊंचाई जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, क्योंकि दोनों तो पुरुष बराबर होंगे। यही आपका फिगर है। अब इसी को आपको समझना है और बनाना है, और इसमें आपको निकल जाएंगे मान। और यहाँ से यहाँ जो दूरी था वो कितना था, 10√3 मीटर का था। कितना था, 10√3 मीटर। ये स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था। हम जो बनाते हैं इसको रेशियो से बनाते हैं। आप कैसे बनाते हैं आप समझिएगा। मैं जो भी बनाता हूँ इसको रेशियो से बनाता हूँ, क्योंकि इसमें मैं फिगर में ही छेड़छाड़ करके आंसर लेके चलाता हूँ। आप देखते रहिएगा, इसमें आंसर आ जाएंगे। ये 30 डिग्री है, अगर हम इससे पहले उठाएं तो बताइए 30 है, और ये त्रिभुज देखिए कहाँ जा रहा है, ये पूरा वहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब है tan 30 लगाएंगे, क्योंकि इधर लाइन वाले हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब और इससे मतलब है, तो tan लगेगा क्योंकि लंब और आधार है। तो बताइए रेशियो में अगर बात किया जाए तो रेशियो में tan 30 का मान होता है 1/√3। तो बताइए यहाँ पर 1 होगा और नीचे कितना होगा, रेशियो में √3 होगा। और बताइए √3 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, रेशियो में किताब कहा 10√3 है। अगर यहाँ से चले 45 डिग्री है, इसका मतलब अगर यहाँ से चले 60 डिग्री है तो tan लगाएंगे तो ये फिर कितना आएगा, √3 आएगा। और ये कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि tan 60 का मान √3/1 होता है। अब कहिएगा सर इस यही त्रिभुज में ए लंबाई एक बार यहाँ पर 1 है और एक बार √3 है, क्या ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता। बस यही तो आपको मेंटेनेंस करना।
अब ये रेशियो मेथड है, अगर उसी को समझ में आएगा जो इस तरह से समझे हुए रहेंगे। अब यहाँ पर 1 है, इसका मतलब है इसे हमें √3 करना, तो हमें √3 यहाँ से गुना कर देंगे। अब कोई कहेगा सर इसी को 1 कर दीजिए ना, तो इसको भागा देना पड़ेगा, सबसे आसान होता है गुना करना। और इसका कनेक्शन कहाँ था, यहाँ था, इसका मतलब यहाँ भी √3 से गुना होगा, तो ये मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी बताइए यहाँ भी √3 हो गया, यहाँ भी कितना हो गया, √3 हो गया। 45 का मान कहेंगे तो रेशियो में यहाँ 1 होगा और यहाँ भी कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए बाबू कि इस व्यक्ति की हाइट पूछा है, तो इस व्यक्ति की हाइट यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। अगर यहाँ का मान निकल जाए तो यहाँ बराबर होंगे। तो बताइए यहाँ का मान निकालने के लिए पूरा कितना है, √3 और ये कितना 1 है, तो ये मान कितना बचेगा, √3 - 1 बचेगा, और यही व्यक्ति का हो जाएगा, √3 - कितना 1 हो जाएगा। अब किताब कहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 √3 है, हम लोग कहेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3 है, और आपसे निकालना व्यक्ति की हाइट, तो √3 - कितना होंगे, 1 से गुना। अभी बताइए ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। √3 से √3 काट दीजिए, तो क्या बचेगा, 10 × √3 - 1 और बटा कितना, √3 बचेगा। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। और ये आंसर आपको कहाँ मिल रहा, 3 में मिल रहा। बहुत ही अच्छे प्रश्न था, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था। और यह मेथड उसी को समझ में आएंगे, रेशियो मेथड, फिगर में ही हम सब चीज़ कर देते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का। नहीं तो आप बहुत लंबा इसको बनाते, पहले फिगर आपको इधर फिर उधर लिखते हैं, तो बहुत ही जो भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस बनाना वो फिगर में ही आपको आंसर कर देना, बस कुछ नहीं करना। हाँ, फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर बनाने हुए आपको समझ में नहीं आएंगे। फिगर बनाने के बाद में हम नहीं करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, सब हम आपको फिगर में कर देंगे, बस हमें आंसर निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस कहा। अब ऐसे आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बोरिंग लग रहा होगा कि सर क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप नहीं पढ़े हैं तो चीज़ें हम कितनों भी अभी समझा देंगे समझ में नहीं आएंगे आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जब पूरी समझ लीजिएगा तब आपको, और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए छोटे छोटे प्रश्नों से आगे बढ़ना पड़ता है। आगे कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 20 प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 विकल्प होते हैं। यदि छात्र के पास में प्रश्न छोड़ने का भी विकल्प भी है तो वह कितने तरीकों से सभी प्रश्नों को हल कर सकता है। देखिएगा, मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये व्यक्ति है, यहाँ पर जो व्यक्ति है, इसने क्या कहा, इसने के पास में क्या है, 20 टोटल प्रश्न है। प्रश्न कितने, 20 हैं, और इसके 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन दिए हुए, सब में 4-4 ऑप्शन है। अब इसमें कहा जा रहा है ये व्यक्ति प्रश्न को कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है टोटल 20 प्रश्न इस व्यक्ति को दिया गया, सब में 4 विकल्प है। यदि छात्र के पास में प्रश्न छोड़ने का भी विकल्प है तो जरा बताओ बाबू, अगर ये लड़का अगर टच करता है कोई भी प्रश्न को तो कितने तरीके से टच कर सकता है, 4 तरीके से। अरे बाबू, ये लड़का अगर टच करना चाहेगा तो ऑप्शन ए भी मार सकता है। मैं एक प्रश्न की पहले बात कर रहा हूँ। अगर ये लड़का पहला प्रश्न को देखता है टोटल 20 प्रश्न, तो पहला प्रश्न को अगर टच करेगा तो ऑप्शन ए भी टिक कर सकता है, बी भी, सी भी, डी भी। तो कितने तरीके से होगा, 4 तरीके। अब इसके पास में छोड़ने का भी ऑप्शन है दिया है कि बच्चा ये लड़का छोड़ भी सकता है। इसका मतलब ये 4 तरीका तो यहाँ होगा और एक छोड़ने वाला होगा, एक तरीका ये हो जाएगा। तो टोटल जो होंगे 4 यहाँ और एक यहाँ, कितने हो जाएंगे, 5 होंगे। और टोटल 20 क्वेश्चन है तो इसका डायरेक्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रूल है कि 5 के पावर कितना चल जाएगा, 20 चल जाएगा। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। अरे बाबू, ये लड़का 4 तरीके से तो कर सकता है एक प्रश्न को, और छोड़ने का भी ऑप्शन दिया था, एक तरीका वो भी होगा क्योंकि छोड़ भी सकता है, उसका मन करेगा तो 5 हो जाएगा। टोटल 20 प्रश्न है तो 5 के पावर कितना होंगे, 20 तरीके से कर सकते हैं। कोई मुश्किल सवाल नहीं थे, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अगर रूल रहे तो फिर आप बना सकते थे। और इसका ऑप्शन नंबर कहाँ है, 2 में है। आगे बढ़े। आज जितने भी सारे प्रश्न लिए ना सब उटपटांग है। आप बना के देख रहे होंगे कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं। आप इसको बना के देखिएगा कि आपसे कितने प्रश्न बने हैं, इसमें कमेंट करिएगा। अगला है करा कि एक राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के बाद में 10,000 रुपये हो जाती है। मतलब 3 वर्ष के बाद में ये जो पैसा है वो 10,000 रुपया हो जाता है, और उसके बाद में 6 वर्ष के बाद में जो पैसा है वो कितना हो जाता है, 20,000 रुपया हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए मूलधन क्या है, राशि क्या। देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 गुना कितना, 6 है, मतलब दुगना है। जब ऐसा प्रश्न रहता तो आपको कुछ नहीं करना, जो पहले का वैल्यू है उसको आप 2 बार गुना कर दीजिए। कितना, यानी 10,000 गुने कितना, 10,000।
और बटा कितना 20,000 लिख दीजिए जो आपको छठा साल में है। ये 10,000 दूना 20, 2 से कट जाएगा, 2 बचे कितना 10, यानी आपका जो फाइनल आंसर होंगे वो कितना होंगे 5,000 होंगे। ये कहाँ से आते हैं? a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 पढ़े होंगे और पावर कितना n पढ़े होंगे। अगर हम एक बार यहाँ मान लीजिए कि इसको यहाँ पर लाएंगे तो a बटा कितना होगा p होगा। या मान लीजिए कि आप यहाँ 3 साल रखते हैं, यहाँ पर कितना 3 साल, एक बार 6 साल लगते हैं, तो इसको 6 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करना पड़ता है, तब ना 3 दूना 6 होता, पावर पर पावर आपस में गुना होता है। अरे पावर पर पावर क्या होता है? गुना होता है। तो ये पी स्क्वायर होगा, एक पी से पी कट जाता। अब बताइए 10,000 कितने बार होता? 2 बार हो जाता, क्योंकि इसका 3 का स्क्वायर करते हैं ना, यहाँ पर 3 लिखते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं तो ये 2 बार हो जाता। इसीलिए इसको 2 बार लिखे हैं। नीचे कितना लिखे हैं? 20,000, क्योंकि इसको जो वैल्यू 20,000 है उसको नीचे लिखना पड़ेगा। 10 दूना 20 और 2 बचे कितना 10, यानी 5,000 हो गए। और नहीं तो कितना इसमें डायरेक्ट भी होता है कि आप 20,000 ऊपर में लिखे और नीचे कितना 10,000 लिखे और 10 दूना 20, 2 कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 2 बटा 1 आएगा। ये मिश्रधन काम करेगा, ये मूलधन काम करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पहला 3 साल था और 3 के बाद में 6 साल हुआ, तब भी 3 साल आ रहा, घटाएंगे तो अभी 2 बटा 1 हुआ। तो बताइए 10 का तुलना 10,000 का तुलना कितना से करेंगे? 2 से। ये मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से, मूलधन निकालना 1 से गुना, 2 बचे कितना होंगे 10, यानी कितना आएंगे 5,000 आएंगे। यही आपका क्या होंगे? आंसर होंगे। किसी भी तरह से बनाइए वही आंसर आएंगे आपको, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ये सब का। अब कितना बच्चे यहाँ से घटाएगा 3 साल, तो यहाँ से भी घटा देगा। वो कहाँ चलता है? साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं चलता। वो ये माइंड लगा रहे होंगे तो उस चलते आपको नहीं बन रहे होंगे। आगे है, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 832 रुपया, जबकि इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज 800 रुपया, तो 3 वर्ष के समय के लिए राशि में अंतर ज्ञात करिए, आपसे पूछा गया। देखिए इसमें सबसे पहले साधारण ब्याज से चलिए कि साधारण ब्याज इसमें बराबर होते हैं कोई भी का। तो इसमें कह रहा साधारण ब्याज जो है 2 सालों के लिए 800 रुपया है। इसका मतलब पहला साल और दूसरा साल 800 रुपया, तो 400 रुपया यहाँ होगा, 400 रुपया कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब CI में बात करेंगे ना, तो CI में कह रहा कि CI जो 2 साल का है वो 832 है। इसका मतलब 400 यहाँ 400 यहाँ तो लगा होगा। ये जो 32 रुपया ज़्यादा लगा है, 32 रुपया ज़्यादा लगा है, यही तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में SI और CI में अंतर है। अरे बाबू 400 यहाँ होगा, 400 यहाँ होगा, तो ये 4 और 832 रुपया जोड़ देंगे तो 832 हुआ ना। इससे ऐसे करने पर आपको रेट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से दर निकालना चाहते हैं तो यहाँ का ब्याज कितना होगा 32 और गुने 100, और मूलधन यहाँ से कितना मानते हैं 400 मानते हैं, क्योंकि मूलधन यहाँ से ये दोनों में तुलना करते हैं, ये दोनों में दूसरे साल में कि यहाँ से 400, यहाँ भी 400 है, ये 32 रुपया ज़्यादा है, तो प्रतिशत दर निकालेंगे तो 32 गुना 100 और मूलधन कितना 400, समय यहाँ से कितने साल का होगा 1 साल का, 100 चौके 400 चरियठ है कितना 32। अगर रेट पूछता तो 8%, लेकिन आपसे कह रहा नहीं हमें तीसरा साल में बताइए कि तीसरा साल में राशि का अंतर कितना होगा। तो बताओ बाबू 400 यहाँ भी 400 यहाँ भी, तो तीसरा साल में 400 लगा होगा। अब जो अंतर आएगा वो अंतर आएगा इसका बैकड्यूज का काम करेगा। तो बताइए इसका 8% तो 32 रुपया हो गया, जब यहाँ आएगा तो इसका भी लेगा, तो बताइए 32 कितना होगा 64 होगा। और जब यहाँ तीसरा साल में आया तो इस पर ले लिया तो इस पर भी पैसा लेगा, तो 8% कितना होगा 8 दूना 16, 8 तिया 24 से कितना 25, मतलब 2 रुपया 56 पैसा। अब बताओ बाबू तीसरा साल में अगर SI बात किया जाए तो ये लाइन 400 तो दोनों में आएगा, 400 दोनों में आएगा, मतलब अंतर ए वाला बचेगा। तो कितना बचेगा 64 और 32 कितना होगा 96 और 2 कितना 98, यानी 98 पॉइंट कितना होंगे 5 6 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 1 में है। अब इसमें कितना फार्मूला भी 3 साल के लगा सकते हैं, बहुत बनाने के तरीके हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर बनाते हैं तो कितना लंबा प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का रहेगा तो बिल्कुल आसान तरीके से बन जाते हैं। और नहीं तो आप दूसरे तरीके लगाएंगे तो फिर आपसे मुश्किल प्रश्न अगर और पूछ देगा तो फिर आपसे नहीं बनेगा। अगर 4 साल कर देता तो फिर 4 साल का फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद रहेगा। 3 साल के तो याद ही नहीं रहेंगे आपको, 4 साल के कहाँ याद रहेगा अंतर में। और हमें अगर 4 साल के भी ऐसे कह देगा तब भी अंतर निकाल देंगे कि 4 साल के अंतर बताइए SI में, तब भी मैं बता दूंगा। आगे बढ़े। अगर 100 मीटर की दौड़ में B को 20 मीटर से हरा सकता और C को 10 मीटर से हरा सकता, उसी दौड़ में C को कितने मीटर से हरा सकता, मतलब टोटल जो दौड़ हुआ वो 100 मीटर का हुआ। और इसमें कहा गया कि B को 20 मीटर से, पहले रेशियो निकालिए, A जो है वो B को 20 मीटर से हरा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, दौड़ वाला रेस वाला प्रश्न में जो जीतता है ना वो पूरा दूरी तय करता है, जो जीतेगा ना वो पूरा दूरी तय करेगा तभी ना जीतेगा बाबू। तो कह रहा है A जो है B को 20 मीटर से हराता हम,
तो बताइए ए, इसका मतलब अगर हम मानते हैं कि 100 मीटर दौड़ा होगा तो बी कितना दौड़ा होगा, 80 दौड़ा होगा, तभी ना 20 से हारा होगा। अगर रेशियो निकाले तो बी चौका 80, बी 2500। उसके बाद में कहता है बी सी को 10 मीटर से हराता है, यानी बी जो है सी को, तो बी यानी 100 दौड़ा होगा, फिर यहाँ 100 लिखना, 100 दौड़ा होगा और सी को 10 मीटर से हराता होगा, ये 90 दौड़ा होगा, यहाँ पर 10:9 आ जाएगा। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा ये आपसे पूछा गया। अच्छा ये बताइए बाबू, बी यहाँ 4 है, बी यहाँ 10 है, दोनों को सेम करेंगे तो 4 × 5 = 20 और 10 दूना कितना 20। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात कितना सी। अब रेस का जो कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा किसी को तो कैसे बनेगा। रेस में चाल से हार जीत नहीं होती है, जब भी होता तो समय से और नहीं तो दूरी से होती है, ये सब कॉन्सेप्ट है। अब ए का मान निकालेंगे तो 5 × 5 = 25 होगा, बी का मान निकालेंगे तो 4 × 5 = 20 होगा और सी का मान निकालेंगे तो 18 होगा। टोटल दूरी कितने मीटर का है, 100 मीटर का है। अगर इसमें दूरी टोटल करें तो कितने का है, 25 का दूरी होगा, क्योंकि ए ने कितना दौड़ा, 25 ने दौड़ा। ये सब तो हार चुका था। अगर हम आपको ए सी को पूछेगा कितने मीटर से, तो 7 मीटर से हारा है, तो 7 से गुना कर दीजिए, 25 चौके 100, 7 चौके कितना 28, यही आपका क्या होंगे 28 मीटर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 1 में दिया हुआ, कहाँ 1 में। आगे चले, आगे लिखा हुआ है देखिए इसमें कॉट अल्फ़ा y2 और कॉट अल्फ़ा y2 इंटू tan अल्फ़ा लिखा हुआ और -1। उसके बाद में लिखा हुआ 2 - tan अल्फ़ा इंटू sin 2 अल्फ़ा और का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा क्या। देखिए इसमें आपको क्या करना है ना कि ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 2 sec अल्फ़ा, बी में दिया हुआ है 2 sin अल्फ़ा और सी में दिया हुआ 2 cos अल्फ़ा और डी में दिया हुआ आपको 2 tan अल्फ़ा। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है ना कि मान रखना है, या तो 30 डिग्री, या तो 45 डिग्री, या तो 60 डिग्री, या तो 90 डिग्री। अब आपको मन में उठेगा सर कितना मान रखे, 90, 60, 30, कौन सा मान रखें। तो देखिए देखते के साथ में आपको बन जाएंगे। बताओ बाबू, अगर तुम यहाँ पर मान लीजिए 30 रखता तो बताओ 30/2 15 डिग्री, क्या कॉट 15 का मान जानते हो? नहीं जानते तो क्यों रख रहे हो? और जानते भी हो तो ये 15 डिग्री पर है ही नहीं है, आएगा ही नहीं। सेट करने वाले बेवकूफ़ नहीं होते हैं। इसका मतलब 30 तो ख़त्म हो गया। कोई कहेगा सर जरा 45 रख के देखिए, तो 45 रखेगा बाबू तो 45/2 22.5 आएगा, क्या कॉट 22.5 पर बनेगा? नहीं बनेगा, ये भी बेवकूफ़ी हो जाएगा। 90 रखेगा तो कोई कहेगा 90/2 45, सर 90/2 तो 45 होगा, 90/2 कितना होगा 45 होगा। तो सर 90 पर आ रहा है, 90 पर आ रहा है, 90 पर तो आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है 90 पर, लेकिन आपको 90 पर एक बार चेक करना, और चेक करने में समय नहीं लगेगा, लेकिन 90 पर जब रखिएगा ना, हाँ तो 90 टाइम 90 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर यहाँ गड़बड़ कर देगा। बच गया कौन, 60 बच जाएगा। आप 60 रख के देखेंगे बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, कॉट 30 डिग्री होगा तो कॉट 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3, तो यहाँ √3 होगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है तो √3 होगा और माइनस कितना 1, यानी अल्फा की जगह पर हम 60 डिग्री रख रहे हैं, कितना 60। tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 का यहाँ पर कितना रखें 30 ना होगा 60, tan 60 कितना अल्फा का मान हम 60 रख रहे हैं तो 30 होगा। तो tan 30 का मान 1/√3, तो कॉट का कितना होगा √3 होगा। यहाँ पर tan 60 का मान रखेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है √3 और माइनस कितना 1। उसके बाद में अगर यहाँ का आ जाए तो 2 होगा। tan अल्फ़ा का मान कितना 60 रखेगा तो कितना होगा √3 होगा। अब यहाँ पर कितना होगा 60 दूना 120। अब आपको sin 120 का मान आना चाहिए कि sin 120 का मान कितना होगा, तो इसको तोड़ेंगे, sin 90 प्लस कितना 30 में, तो sin 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, और cos 30 होगा और दूसरे घर में जाएगा तो ये प्लस होगा। और cos 30 का मान आप जानते हैं कि cos 30 का मान कितना होगा, तो cos 30 का मान होता है √3y कितना होता है 2 होता है, यानी साइन अगर हम 120 की बात करें तो √3y कितना होगा 2 होगा, तो √3y कितना लिखेंगे 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से एक जगह 2, यहाँ से 3 में से एक जगह 2 बचेगा। यहाँ पर 2 - 3 बटा कितना 2, और 2 दूना 4 में से 3 जाएगा 1/2 आएगा। यहाँ पर सोल्व करके 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1। अब यहाँ पर 1 किस ऑप्शन में आ रहा है ये देखिए, तो 1 करेंगे तो अगर हम ऑप्शन रखें तो डायरेक्ट देखिए यही ऑप्शन दिया है आपको, इसमें रखते हैं 2 और कॉस लिखेंगे और अल्फ़ा की जगह पर 60, तो 2 लिखेंगे
cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ रहा है 1। इसका मतलब दोनों में फुलफिल हो रहा है, यहाँ भी आ रहा है 60 डिग्री पर एक, यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, ये सी सही है। बाकी हम आपको बता दिए कि 30 रखे थे तो क्या होता, 45 रखते तो क्या होता, 90 रखते तो क्या होता। एसएससी वाले बच्चे ना देखते के साथ में लग जाता कि यही मान होगा ही। आप अगर इसमें प्रैक्टिस नहीं करते होंगे तो आपको उटपटांग लग रहा होगा। प्लस में आपको 120 का मान निकालने का दे तो नहीं निकाल सकते हैं, 270 का देगा तो नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर कैसे कंपटीशन की तैयारी होंगे, नहीं ना होंगे। आपको सारे चीज़ से तैयार रहना पड़ेंगे। कौन पूछ देगा कहाँ पर, कुछ नहीं पता है। कंपटीशन बहुत ही बढ़ चुका है। देखिए एक रीजनिंग का प्रश्न में है, अब इस प्रश्न को आप कैसे बनाते होंगे आप समझिएगा। हमें बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है और मात्र इसमें 5 सेकंड से हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। और आपको ग्रुप डी में देखिएगा तो इसमें ग्रुप डी में यहाँ पर एक्स है, ग्रुप डी में कम से कम तो एक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न नहीं। और ये निष्कर्ष दिया हुआ, और मैं इसको आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसको बनाने में, मैं इसको 5 सेकेंड से ज़्यादा लेता ही नहीं हूँ। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट मेरा वाला आपको सीखना पड़ेगा, और मैं कहीं से उत्पन्न नहीं किया, दूसरे को वीडियो देख करके जब मैं पढ़ा था तो मैंने अपने खुद से बनाया था उस कॉन्सेप्ट को। खुद से का मतलब कि बस समझाने के तरीके। मैं इसको बनाता हूँ पापा बाबा और दादा पर, किसमें मैं बनाता हूँ पिता पर, उसके बाद में दादा पर और बेटा पर, इस चीज़ पर बनाता हूँ। अब इस चीज़ को हम उतना नहीं समझा सकते क्योंकि समझाने में हमें बहुत टाइम लगेगा। और अगर आपको समझना है तो ये मेरा वीडियो पड़ा हुआ है कम से कम 30-25 मिनट 35 मिनट का, वो जाकर आप देखिएगा तो फिर आपको पूरी समझ में आ जाएंगे। आप डालिएगा इस रीजनिंग का जो कथन निष्कर्ष वाला वो चीज़ें आ जाएगी। देखिए मैं क्या करता हूँ कि हमें चलना है सी से ओ चलना है। कोई कहेगा सर ओ से सी का है नहीं, तो इधर से देखिए इस जो वाले मुँह वाला इधर से ब्लॉक रहता है, जब भी रहते हैं तो इधर से जाना चाहते हैं। अब इधर रहेगा तो इधर से जाएंगे, इधर से ब्लॉक होगा, ये सब समझाया हुआ है। अब बताओ बाबू सी से हमें ओ जाना है तो सी से ओ चलिए, सी से हमें पहले एक्स जाएंगे, क्या जाने का रास्ता है नहीं, ये ब्लॉक है। इसका कह रहा है, इसका मतलब सी से हम एक्स नहीं जा सकते हैं, तो सी से ओ कैसे पहुंचेंगे, इसका मतलब ये गलत हो गया। हमें ए से ओ जाना, कोई कहेगा ओ से ए का ही नहीं चल रहे हैं, तो अभी समझा इधर से रास्ता ब्लॉक रहता है, इधर से चलो, ए से ओ चलना, तो ए से ओ चलिए, तो ए से एस बिल्कुल चल सकते हैं, एस से एल बिल्कुल चल सकते हैं, एल से ओ बिल्कुल, मतलब हम ए से ओ जरूर पहुंच रहे हैं। अब जरूर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन यहाँ बताइए इधर का साइन आना चाहिए, ए वाला आना चाहिए। इसमें ए भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इस तीनों में बताइए ई होता है कौन सा, ए होता है, ये होता है जो आपको दादा होता है, ई आपको होता है कौन सा, ई आपको दादा होता है, ई आपको कौन सा पिता होता है, ई आपको कौन सा होता है बेटा होता है। तो अगर पार्टी में तीनों चल जाए तो सबसे पहले दादा को मिलेगा, और ये तीनों मौजूद है तो आपको दादा का होना, और दादा कौन सा है बिल्कुल यहाँ पर है, इसका मतलब सही है। और आपको बताइए केवल ऑप्शन 2 सही होगा, जो ऑप्शन नंबर का 2 में। और ये चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई होगी दादा बेटा पिता, इसका मतलब है कि फिर आप अगर कहीं भी कोई चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना तो इस चीज़ को ऐसे बनाया होगा, ए बराबर एस बड़ा है एल से, ऐसे करके बनाया होगा, ऐसे करके इस तरह से करके बनाया होगा। तो ऐसे आप बनाइएगा ना तो ग्रुप डी में जाकर देखिएगा 4 प्रश्न पूछे हैं, आपको 4 प्रश्न में पूरा टाइम 1.5 घंटा चला जाएगा। इस तरह से अगर आप बनाइएगा, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे मत बनाइए। हो सकेगा तो मैं इसको बता दूंगा, और इसका वीडियो पड़ा हुआ आप जाके देख सकीजिएगा अच्छे ढंग से। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार में, क्योंकि ए वाले जो प्रश्न है ना हर एक एग्जाम में पूछते हैं, और बच्चे इस तरह से बनाते हैं ना डायग्राम करके तो फंस जाते हैं। आपको कुछ नहीं डायग्राम करना, सिर्फ स्क्रीन पर देखते रहना, कुछ कलम भी नहीं लगाना, स्क्रीन पर देखते रहना, और जो चीज़ें मैंने बोला उसको गौर से सुनना है और आपको टिक कर देना बस, और कुछ नहीं करना। तो चलिए यही इतने सवाल थे, लगभग 10 सवाल थे, बहुत ही वीडियो लंबा हो गया और सारे सवाल आज डिफ़िकल्ट थे। और अगर आप वीडियो को देखते हैं तो पहले वीडियो को रोक लीजिए, फिर उसके बाद में आप बनाइए, तब आपको अच्छे से माइंड भी खुलेगा कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा था। ये नहीं बड़े प्रश्न को देख करके घबरा मत जाइए, माइंड लगाइए, उसके बाद में आप सोचने का विचार करिए, आपको माइंड डेवलप होंगे। हमें बनाने से पहले आप बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।